तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन हिमाचल के सभी दर्शकों का आज के इस विशेष अंक कोविड-19 पर आधारित विशेष फोन इन प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक ऐसी शख्सियत इस कार्यक्रम में हमारे साथ शुमार हैं जिनको आप अक्सर दूरदर्शन पर देखते आए हैं। दूरदर्शन हिमाचल के टेलीकास्ट में वो शुमार होते रहे हैं पिछले लगभग 1 महीने से तो निरंतर। और उनके लिए ये कहना उचित होगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, मुड़कर कभी रास्ते में मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, जो इनका कुशल नेतृत्व है, इसी के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रदेश है वो कोविड-19 से अच्छी तरह से जूझ रहा है और अपने को संभाले हुए है। हमारे साथ कोई और नहीं, आप समझ गए होंगे कौन है। श्री SR मरड़ी जी हैं। आप हैं DGP हिमाचल प्रदेश, महानिदेशक पुलिस हिमाचल प्रदेश। मरड़ी साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, यू हैव बीन सो काइंड कि आप रोज अपना बाइट हमें भेजते रहे हैं। बहरहाल चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से था, जैसे भी था, लॉकडाउन के कारण हम नहीं पहुंच सके आप तक, बट यू बीन सो काइंड इनफ कि आप चलकर यहाँ पर आए। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, ये देखिए, जैसे हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं और आपके कुशल नेतृत्व में आपने, जैसे कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे को संभालते हैं आप, उस तरह से लेकर प्रदेश को सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। परंतु क्या कभी ये सोचा था कि इतना बड़ी जो महामारी है, इसको पुलिस के माध्यम से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पुलिस ही करेगी। तो पुलिस सिर्फ मदद करेगी और ये कंबाइंड एफर्ट है, पूरी सरकार की एफर्ट्स है जी। और इसमें हेल्थ वर्कर्स है, सफाई कर्मचारी है, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो सभी का योगदान है। जी सर, जो अब ये कह सकते हैं हम कि जो चुनौतियां हैं, अगर हम विशेष रूप से सिर्फ पुलिस महकमे की बात करें, तो वो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है महकमे को? ये एक अनप्रेसिडेंटेड एपिडेमिक इमरजेंसी है। ये पहले हमने कभी नहीं देखा इस सिचुएशन, और देश भर में लॉकडाउन का घोषणा हुई है जी। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल। और 24 मार्च को लॉकडाउन का घोषणा हुई है और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमको ये इम्प्लीमेंट करना था कि जो जहाँ है वहीं रहे।
और सरकार का भी दायित्व बना कि जो फंसे, जो भी यहाँ रह रहे हैं, उनको खाने पीने की बंदोबस्त करे, जो दूसरे राज्यों में हैं उनका खाना पीने का बंदोबस्त करे, हेल्पलाइंस नंबर्स डेवलप किया, जी ऑफिसर्स को डेप्यूट किया। तो लेकिन ये देश का कानून है और गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन की है, जी और जो डीसी और एसपी, डीएम और एसपी को व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदार किया गया है, जी और इस कारण से इसको लागू करना हमारा फर्ज है। और पुलिस अभी कभी ये नहीं सवाल कर सकती है कि कानून सही है या गलत है। पुलिस का काम है कि कानून को लागू करना है। जी वी आर नॉट टू क्वेश्चन द प्रोप्राइटी ऑफ लॉ, वी आर ओनली टू इम्प्लीमेंट द लॉ। जी तो ये फर्ज हम निभा रहे हैं, और ये फर्ज निभाने के कारण से इस वक्त दूसरे राज्यों के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश कोविड-19 के सिलसिले में थोड़ा सा सेफ है। जी लेकिन ज़्यादा हम कॉम्प्लेजेंट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज सिर्फ 2-3 दिन लग जाता है कि एकदम केसेस बढ़ने के लिए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइक वी कैन से आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड। फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड बहुत सेंसिटिव मामला है, जी और किसी भी वक्त किसी तरह का बहुत बड़ा मुकाबला हमको फेस करना पड़ सकता है। जी तो इसलिए बड़ा कॉशियसली इस मामले में जाना पड़ रहा है, एंड हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मरड़ी साहब, जैसे बाकी प्रदेशों में देखा कि जो पुलिसकर्मी हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, तो इस तरह के सेफ्टी मेजर्स के लिए तो पहले से मुझे लगता है कि तैयारी नहीं होती है महकमे के पास। तो अब मतलब व्हेन ये जब सामने चैलेंज आ गया है, तो यहाँ पे हिमाचल में किस तरह से वो अपने को प्रिकॉशंस लिए आगे बढ़ रहे हैं? हमने अभी तकरीबन 5,500 पीपी किट खरीदा है, और जो N95 मास्क हम जनवरी महीने में ही बांटे हैं। जी वो इसलिए बांटे हैं, वो ट्रैफिक कांस्टेबल्स के लिए हमने खरीदा था, और उसके बाद हमने और प्रोक्यूर किए और डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रिक्ट एसपीज को भी ऑथराइज किया, फंड्स अवेलेबल किया, और वो खरीद रहे हैं मास्क वगैरह और सैनिटाइजर्स वगैरह। जी तो इस वक्त जो एसेंशियल जो सेफ्टी मेजर्स है वो लिया गया है, और अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई पुलिस कर्मचारी संक्रमित नहीं हुआ, जी लेकिन जम्मू कश्मीर में, पंजाब में बिल्कुल और बाकी स्टेटों में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हुए बहुत हैं, ज़्यादा है। और हम एडिक्वेट प्रिकॉशन ले रहे हैं, और बड़ा कॉशियसली हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ जी। और जैसे मॉब लिंचिंग है या इस तरह से जो अपनी ड्यूटी पर हैं उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करने पर भी ऑर्डिनेंस पास किया गया है, तो पुलिस कर्मी जो पुलिसकर्मी जो ऑर्डिनेंस में अभी कवर्ड नहीं है, जी इस पे जो हेल्थ वर्कर्स है उनका और है, जी। हाँ, आशा वर्कर्स है और डॉक्टर्स है, जी इनके लिए बहुत जरूरी भी है। और जो पुलिस जो है वो वैसे भी वी आर कवर्ड अंडर आईपीसी। सरकारी जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों जी, के ऊपर उसमें हमला जो आता है 353 आईपीसी के अंतर्गत और आईपीसी सेक्शन में हम कार्रवाई करते हैं, तो वो भी नॉन बेलेबल है और ये भी नॉन बेलेबल है। जो एपिडेमिक एक्ट में जो इन्होंने अमेंडमेंट की, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर है। अच्छा। मतलब जो हमला करता है उसको साबित करना है अदालत में कि मैंने हमला नहीं किया है। अच्छा तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी उसके ऊपर है, जी इसलिए वो आराम से बच नहीं सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी एविडेंस होगा, उसको कठोर सजा की वो पात्र होगा, और सख्ती से हम इसमें कार्रवाई भी करेंगे। जी और पुलिस वर्कर्स, पुलिस कांस्टेबल्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो जो फ्रंट लाइन में हैं, इन पर अगर हमला होता है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। और आजकल देखने में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो मदद कर रहे हैं आम जनता की, तो वाकई सराहनीय है। एंड द क्रेडिट गोज टू यू मरड़ी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई एंड शुक्रिया भी करेंगे कि जो आम जनमानस है उनकी देखभाल, जैसे कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि हम सुनने में आता है जब भी कोई कहता है हाँ पुलिस है वहाँ पर, तो कोई भी कठिनाई होती है, चाहे जब कर्फ्यू में ढील का समय हो या आवागमन करना हो आम जनता को, तो उसी तरह समय निरंतर ही उनका उसी समय सारा समाधान हो जाता है कठिनाइयों का। मैं इतना ही कहता हूँ कि हम सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जी ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं।
लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं बिल्कुल किसी भी तरह का तारीफ जो है पसंद नहीं नहीं सर, करता। ऐसी बात है ना, वी हैव बीन फॉलोइंग यू, Thank you. चाहे आपका फेसबुक हो या अकाउंट ट्विटर का हो या जो अन्य सोशल मीडिया हो, तो हम जानते हैं कि ना दिन का ना रात का आपको कुछ मालूम नहीं, और आप किस तरह से ऑर्डर्स दे रहे हैं और फीडबैक भी लेते रहते हैं कि निरंतर क्या इस हो वक्त रहा हर है। एक पुलिस वाला जो है अपना कर्तव्य निभा रहा कर रहे है, हैं, मैं भी वही अपना बात है। कर्तव्य निभा रहा हूँ। जी, तो सर और- आपको जी कुछ कह रहे थे आप, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों को हम कह रहे हैं कि अपने घर में रहो, जी लेकिन मैं पुलिस वालों को कह रहा हूँ कि सड़क पर डटे रहो हाँ बिल्कुल। और अपना ड्यूटी पर डटे रहो। देखिए वो अपनी और जान हमारे की परवाह कई नहीं करते पुलिस हुए। वाले मांगते हैं कि हमें छुट्टी दे दो, अच्छा हम भी घर में रहना चाहते हैं, लेकिन ये अवसर पुलिस वालों को प्राप्त नहीं है। जी तो ये आदेश देते वक्त भी मुझे काफी पेन होता है कि अपना फोर्स के लिए मैं एक अलग ऑर्डर कर रहा हूँ। जैसे वर्क फ्रॉम होम के आदेश हो जाते हैं कई डिपार्टमेंट्स में, पुलिस पर कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर कर नहीं सकती सकते हैं। जी। सर आपको कैसा लगेगा अगर हम आपको कहें कि अब अपनी लाइंस हम ओपन करते हैं अपने दर्शकों के लिए और वो आप तक सीधा पहुंचे? तो इसी पर्पस के लिए मैं आया हूँ। बिल्कुल। स्वागत। तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारी फ़ोन लाइंस अब खुल गई हैं और आप सीधा मरड़ी साहब से बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0177, यहाँ का कोड है शिमला का 28000177, यानी 28000177 और 28000178, यानी 28000178, और यहाँ का कोड है 01770177। पर ये ज़रूर ध्यान दें कि जब आप हमें फ़ोन करें तो आपके जो टीवी सेट का वॉल्यूम है वो बिल्कुल धीमा हो, नहीं तो इको आएगी। और वेट करते हैं कॉलर की। तो जैसे अब एक और बहुत प्रॉब्लम, ना केवल हम ये कहेंगे हिमाचल में, तो मुझे मालूम नहीं, आप ज़्यादा बताएंगे, भारत में भी और विश्व भर में भी डोमेस्टिक वायलेंस की सामने उभर कर आई है। ये कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, घर में रहकर लोग परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे पे इरिटेशन निकल रही है। बट हाउ इज़ योर डिपार्टमेंट टेकिंग केयर ऑफ दिस? देखिए, परेशानी तो स्वाभाविक है और इस वक्त इस देश के हर एक नागरिक किसी न किसी कष्ट को तो झेल रहा है। जी कोई ज्यादा कष्ट झेल रहा है, कोई कम कष्ट झेल रहा है, कष्ट तो सभी झेल रहे हैं। जी और घर में रहने से कई तरह का टेंशन भी है। कई लोगों का टेंशन है कि वो नौकरी खो रहे हैं, कोई किसी को टेंशन है कि उनको शायद वेजेस नहीं मिल रहा है। जी तो परेशानी में कई बार घर के अंदर जो है माहौल खराब होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस, मैंने एक सर्वे देखा है कि 20% इसमें बढ़ोतरी हुई है। अच्छा तो हमारा यही कहना कि मैंने अनुरोध भी किया लोगों की थोड़ा संयम बरते, और साथ में अगर कोई शिकायत है जो डोमेस्टिक वायलेंस के कोई शिकार होते हैं तो वो 112 नंबर पे फोन कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है 9459 जी, तो हम इस- डिस्प्ले कर सकते हैं इस समय अपने स्क्रीन आप पे कर सकते हैं, हाँ। 9459 हाँ, 100 जी 9 4 and 5 is again 9 Okay, 9 हाँ, 4 5 बहुत 9 बढ़िया। 100 जी। तो हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आप इजाजत दें तो बात करें उनसे। हाँ जी। जी हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? केडीआरएम गंधार बोल रहा हूँ जी, कांटी मशवा। हाँ जी, बताएं जी, फरमाएं, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न हमारा ये, जैसे ना हमारे डॉक्टर साहब जो है मेडिकल ऑफिसर रिटायर है जो हमारे, जो मेरा जो ट्रीटमेंट जिनका चला हुआ है जिनके द्वारा नहीं मेरा, तो मेरे को बोला, मेरे को ये सजेशन दी है भी वो क्या कहते हैं आपने मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करनी है, तो मैं कर सकता हूँ? आपको क्या कहा है? एक मॉर्निंग वॉक सुबह खाली पेट में और इवनिंग वॉक शाम को। अच्छा, हाँ जी। अब इनको वॉक करने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी है, और ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिनका आंगन नहीं है घर के साथ और बिल्कुल सड़क पर पहुंच जाते हैं, वो क्या करें? ऐसा है कि जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन पीरियड में ऐसा अगर मेडिकल एडवाइस है तो वो 4-5 किलोमीटर वॉक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे में बहुत सारा वॉक हो सकता है। थोड़ा लंबा डिस्टेंस करे और आ जाए तो मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश में हर एक जगह 3 घंटे का रिलैक्सेशन पीरियड है अच्छा और वॉक कर सकते हैं। और बाकी अगर बहुत ही अर्ली मॉर्निंग अगर वो करना चाहते हैं तो मैं तो लीगली ये एडवाइस इसीलिए नहीं दे सकता हूँ जी। क्योंकि उस वक्त भी कर्फ्यू है, बिल्कुल। वन रिक्वायर्स ए कर्फ्यू पास। तो
आइडियली ये रहेगा कि जो रिलैक्सेशन पीरियड को इस्तेमाल करें जी। इसके लिए। ये भी हो सकता है अपने अच्छा सेफ्टी और मेजर्स, मास्क लगा के। दूसरा WHO का जो डायरेक्टर जनरल ने भी कहा है कि वॉकिंग के बराबर जो है, अगर सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां अगर आप चढ़ सकते हैं, जी जैसे अगर कोई 30-40 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे जाते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। भट्टी साहब थोड़ा योगा भी स्टार्ट कर दें इस पीरियड में, तो कैलोरीज बिल्कुल। बर्न शुरू होंगी। वो तो- हमारे एक कॉलर वेट कर रहे हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है जी। क्या नाम? नीरज शर्मा। नीरज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गांव डेस्क रोड से बात कर रहा हूँ। जी, हम अपने जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं और पैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं, क्योंकि हमें आवाज अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा जी। हाँ जी, फिर से बताएं जरा नाम और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम नीरज शर्मा, गांव डेस्क रोड। रोडू से। जी बताएं। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ हमारे डीजीपी साहब ना जी पढ़ाई के पात्र हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं आजकल जी, को इनके दिशा निर्देश हैं जी, और शिक्षात्मक जो इनके बयान आते हैं, और ये बधाई के पात्र हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बधाई हम पहुंचाते हैं डीजीपी साहब तक। धन्यवाद। बहुत ही, हाँ जी, बहुत ही बधाई के पात्र हैं सर ये। धन्यवाद जी, और दूरदर्शन शिमला और हिमाचल से जुड़ा ये अपना दूरदर्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हम शाम को मेरे से देख मुझे बयान देते हैं समाचार के बाद ना शाम को जी इनके शिक्षात्मक बयान आते हैं, शिक्षाएं देते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। मैं सुना जी। जी जी, तो बहुत इसका बधाई की बात है। बहुत अच्छी बात। इसका मतलब आप मर्री साहब को सुनते आए हैं 1 महीने से, तो लगातार सुन रहे होंगे। जी, तो आप देखिए सर। HP पुलिस जो हमारा फेसबुक है जी उस पे भी जा सकते हैं। उसमें अभी तक हमने जितने भी वीडियो रिलीज किया है, जी जो प्रेस ब्रीफिंग रिलीज किया है, वो कोई भी डिलीट नहीं किया है। तो एनीबडी कैन एक्सेस टू एनी ऑफ दोस वीडियोस। जी जी। और मर्री साहब, कौन से मेजर्स हैं जो इस दौरान आपने नए सोचे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कोई ढील देंगे या कोई सख्ती करने की जरूरत है? ये डिपेंड्स ऑन भारत सरकार, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन से मैं ये कह सकता हूं कि फायदा हुआ है पूरा भारतवर्ष में। लॉकडाउन के पहले 3.4 डेज में केसेस डबल होते थे, जी अब जो है 7.5 दिनों में बिल्कुल, केसेस डबल हो रहे हैं। और ज्यादा गैप जितना ज्यादा बढ़ सकता है, ये डबलिंग का जो नंबर ऑफ डेज, तो उतना अच्छा है, ताकि ये जो समय है सरकार को मिला है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पीपी किट और अदर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स तैयार करने में और सैनिटाइजर्स बनाने में, जी ये सब के लिए टाइम मिला। अगर ये लॉकडाउन नहीं करते तो एकदम केसेस बढ़ जाते हैं, जी। तो देयर वुड हैव बीन ए क्राइसिस। बिल्कुल, बात हम जारी रखेंगे। पहले जुड़ते हैं एक कॉलर से। हेलो हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा बोल रहा हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। जी, वेलकम टू द शो। जी डॉक्टर साहब फरमाएं। बस मैम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने डीजीपी साहब की प्रेस के लिए कर रहा है तारीफ में कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में भी पुलिस अपना अच्छी ड्यूटी निभा रही है। आप सीधे बात कीजिए ना सर से, आपकी आवाज सुन रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मैं गायनाकोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ, डॉक्टर RKGMC हमीरपुर अच्छा जी, कॉलेज से। अच्छा जी, बस नमस्कार। सर, मैंने आपके लिए तारीफ के लिए काम करने फोन किया था कि आपकी पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जी सर, हम तो ठीक है अपना सर। फर्ज समझते हैं, ये कर्तव्य है इस बिल्कुल वक्त सर। करने के लिए। और मैं इधर आया इसीलिए हूँ कि ये भी मेरा कर्तव्य है कि लोगों से इंटरेक्ट करूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सर। बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद, सर। धन्यवाद जी। और ये डॉक्टर हैं, ये भी तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर का जो प्रोफेशन रोल है। है वो पुलिस की प्रोफेशन से सब आगे है। बराबर है सर, हमारे लिए तो इस समय नहीं, मैंने पहले भी एक बार आपको कहा था कि सत्य साई बाबा कहते हैं कि जो पुलिस की नौकरी है बिल्कुल उसमें बड़ी केयरफुल रहना है। अगर हम गलती करते हैं तो वो हमें ही भुगतना पड़ता है। कई बार हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि किसी को फिक्स कर दो, किसी के ऊपर केस बनाओ। उस वक्त हम खुद सोचना पड़ता है, किसी प्रेशर पे नहीं आना है, तथ्य के आधार पर ही करना पड़ता है। अगर करते हैं गलत तो हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर का प्रोफेशन इतना अच्छा है हाँ जी, कि वो सेवा ही करते हैं लगातार। दे डोंट हैव टू टेक एनी लाइक
यानी इस तरह की उनका वो strict- गलत करने का संभावना नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का भला करते हैं और वो एक भगवान के रूप में है, जी इसीलिए कहते हैं वैद्यो नारायण हरि, भगवान के रूप में ही वैद्य जो डॉक्टर्स आते हैं हमारे जीवन में तो उतरते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन माना जाता है। जी जुड़ते हैं एक और व्यूअर से। हेलो जी, आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं शिमला रामपुर से बोल रही हूँ। जी क्या नाम है आपका? अभिलाषा शर्मा। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। ओके, तो आजकल क्या कर रही हैं? आजकल बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं हम लोग। वेरी नाइस। तो मरड़ी साहब से बात करेंगे? जरूर जरूर मैम। जी प्लीज कीजिए। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। सर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जी। और सर एक मेरी प्रॉब्लम है हाँ जी कि बताइए। जैसे अभी न्यूज आई है कि कोटा के लिए बसें जा रही है सुबह शिमला से 10 बजे। कब कब न्यूज आई है? अभी हमने सुना है सर कि कोटा के लिए कल सुबह शिमला से जा रही है। हाँ जी, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा बेटा भी जलंधर में है, तो क्या उनके लिए भी कुछ आप करेंगे सर? नहीं, ये जो स्टेप है कोटा के लिए है वो फिलहाल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो भी सरकार का निर्णय है ये सरकार ही बताएगी। वैसे तो इस तरह की डिसीजन कन्वे करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, ये सरकार ही इसमें कॉम्पिटेंट है। लेकिन जो फिलहाल जो है वो कोटा में जो फंसे हुए स्टूडेंट्स को कुछ एक स्टेट ने किया है, तो इस लाइंस पे हिमाचल सरकार भी सोच रही है। जी और ये जो कोटा में भी जो किया है वो भी भारत सरकार के आदेश के विपरीत है। लेकिन इस वक्त सरकार के ऊपर भी प्रेशर भी है और सरकार हमदर्दी भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी जलंधर में फंसे हैं या चंडीगढ़ में फंसे या दिल्ली में बच्चे फंसे, भी कई हैं दूसरे बच्चों के राज्यों लिए में हैं। जितना हो सकता उतना इंतजाम भी किए हैं। लेकिन एकदम स्टेट के अंदर आना जो है स्टेट के लिए खतरा होगी, तो इसके फिर लिए उसमें बहुत भी बड़ा क्वारंटीन का वो है क्वारंटाइन, हाँ यहाँ कि पे भी अलग से करना करना पड़ेगा पड़ेगा। और यहाँ बॉर्डर क्वारंटाइन होगा। ये भी इनको ज्यादा मुश्किल तो झेलना आप पड़ेगा। व्यूअर्स को कोई संदेश देना कि जहाँ है वहाँ बने रहे इस समय। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बिल्कुल। जहाँ है वहीं रहे। जी। लेकिन लोग शुरू से ही कहते रहे कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि चंडीगढ़ हो, जलंधर हो या बेंगलुरु हो या गोवा हो, ये भारत की धरती है और हर एक राज्य सरकार जो है खाने पीने का बंदोबस्त किया मरड़ी साहब, अब और पता क्या है, हेल्पलाइन से अब लोगों के अंदर सीप इन कर गई है ये बात कि ये हमारी भलाई के लिए है। जो उनके भलाई के लिए। और दूसरी बात, जब 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, 25 मार्च को ही हमें फोन आना शुरू हो गया कि हमें तुरंत यहां से निकालो और इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे हियर। अब आज 23 अप्रैल हो गया है। जो इम्पॉसिबल 25 मार्च को था, एक महीना तो सबने रहा है जी, और तो एक थोड़ा और महीना सब्र करेंगे तो करने अच्छे से बाहर सब्र निकलेंगे, करने हम से उभर तो फायदा जाएंगे। हुआ है। बिल्कुल। हिमाचल आज के डेट में पूरे देश में वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टेट। बिल्कुल, जो ये तो संयम बरतना है इस संयम समय, बरतना संभव this is है। paying, और ये संभव आगे है। चलकर हम कोई भी चीज हमारे माइंड पर है, अगर हम असंभव समझते हैं तो असंभव होता है। बिल्कुल अपने कई व्यूअर्स बार को ये अगर समझ जी धैर्य बना के रखते हैं तो असंभव भी संभव संभव होता हो जाता है। और तो मैं जो रामपुर के जिन्होंने मेरे से बात किया, जी। मैं इतना ही उनको कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर और संयम बरते और ये होगा। जी, और जी। कुछ ना कुछ जरूर आपको अच्छी खबर बिल्कुल मिल हम जाएगी। अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि हमारे बच्चों का स्कूल जाना बहुत जरूरी है। हमारे जो युवा हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत अच्छी रहे, ये बहुत जरूरी है। और हमारा समाज निरंतर आगे बढ़े और प्रदेश और देश ऊंचाइयों को छुए, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम घर पर बने रहें और संयम बरतें। क्यों सर? बिल्कुल। और जुड़ते हैं एक और दर्शक से। ये है दूरदर्शन शिमला और हिमाचल का ये चैनल है अपना, जिसपे आप देख रहे हैं ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। और आप भी फोन कर सकते हैं 28000177 और 28000178 पर, इसी तरह से जिस तरह से अब ये दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, शायद इनको इंतजार की घड़ियां लंबी लगी हो। हेलो जी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया मर्री साहब। नहीं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, अभी चल रहा है। चल रहा है जी, ओके। प्लीज नाम बताएं आप।
हाँ, अजय श्रीवास्तव शिमला से। अरे अजय जी कैसे हैं आप? हाँ जी, बस ठीक हूँ दादा जी। ठीक हैं आप? ओके, मेरा स्वागत है। मडी साहब से एक सवाल है। प्लीज। हाँ जी, नमस्कार जब जी। कोई कर्फ्यू का वायलेशन करता है तो उसमें 2 सेट्स ऑफ रूल्स कहते हैं। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी कि कुमार सेन के पास 5 यूथ एक जंगल में पिकनिक करने गए और पुलिस ने छापा मार के उनकी गाड़ी भी इम्पाउंड कर ली और उनको अरेस्ट कर लिया। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड दीपक शानन कहीं शाली तिब्बत में गए ऊपर पिकनिक करने और पुलिस ने उनकी खाली गाड़ी इम्पाउंड की और उनके ऊपर कोई कार्रवाई का मतलब है उनको अरेस्ट नहीं किया। तो क्या रीजन है? ये गरीब आदमी है या कोई स्टूडेंट है, यूथ है, और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है फॉर्मर, तो कैसे 2 सेट ऑफ रूल्स कैसे हो सकते हैं पुलिस के नहीं लिए? अजय जी, ये 2 सेट ऑफ रूल नहीं है। जो कल जो एफआईआर दर्ज हुई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो 188 आईपीसी में दर्ज किया गया है। वो एक बेलेबल सेक्शन है। और आज जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं जो कुमार सेन के पास हुआ है, उसमें कौन सी धारा इन्होंने लगाया है वो मुझे इस वक्त पता नहीं है। अगर वो अरेस्ट किए हैं और ले गए हैं तो जरूर एक नॉन बेलेबल सेक्शन लगाया होगा, लेकिन ये तथ्य के आधार पर मैं इस वक्त नहीं बोल सकता हूं। जो इंसिडेंट्स होते हैं वो उसका अलग अलग पुलिस इंसिडेंट्स के आधार पर अलग अलग धाराएं लगाते हैं जी। कुछ एक धारा बेलेबल होता है, कुछ एक धारा जो है नॉन बेलेबल होता है। पुलिस उसके मुताबिक कार्रवाई करती है। पुलिस का एक्शन हमेशा क्वेश्चनेबल है। कोर्ट में अदालत पुलिस को पुलअप कर सकती है, स्ट्रिक्चर पास कर सकती है, तो पुलिस ऐसा कोई धारा मनमर्जी नहीं लगा सकती है। वो वारदात के हिसाब से ही लगा सकती है जी। और अगर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का जो कामकाज है वो कभी इतना ज्यादा स्क्रूटिनी नहीं होती है जो पुलिस का जो कामकाज का स्क्रूटिनी होती है। पुलिस जो आज अगर कोई गलती करता है तो 20 साल बाद भी पुलिस के ऊपर स्ट्रिक्चर आ सकती है, डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। हमारे हिमाचल में ही इस तरह का हुआ है। अगर एक बाबू गलती करता है तो कोई अदालत में उसका गलती का चैलेंज कोई करता नहीं है। हमारे लिए गलतियां ढूंढने के लिए ही एडवोकेट्स खड़े होते हैं और गलतियां पॉइंट आउट करते हैं और कोर्ट स्ट्रिक्चर पास कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि संभावना नहीं है कि पुलिस ने जो है जो अलग यार्ड स्टिक किया हो। बहरहाल मर्री साहब हैं, डिपार्टमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं तो अच्छे तरह से संभालेंगे इन मुद्दों को भी। तो अभी हम रुख करते हैं अपने कॉलर की ओर। जी हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं निधि ठाकुर बोल रही हूँ सोलन से। जी जी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम। और क्या करते हैं आप? मैम मैं स्टूडेंट हूँ अभी। ओके, कहाँ, किस क्लास में या कॉलेज में, क्या कर रहे हैं? मैं अभी कॉलेज में हूँ मैम। तो कैसा फील कर रहे हैं आजकल? मैम थोड़ा डिफरेंट तो लग रहा है नॉर्मल लाइफस्टाइल से, पर हमारे अच्छे के लिए है, इसलिए वी विल फॉलो द रूल्स। ओके, तो मर्री साहब से बात करेंगे। जी जी मैम, प्लीज कीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मेरी क्वेरी ये थी कि अभी जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत सारे यूपी बिहार के वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सोलन में भी हम देखते हैं। तो यहाँ 1-2 लोग ऐसे नोटिस में है सर जिनको खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है। ये बात कुछ हेल्पलाइंस है और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी है और बाकी जो ऑफिसर्स वगैरह है उनके नॉलेज में ला सकते हैं। ये सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर एक स्ट्रैंडेड जो माइग्रेंट लेबरर है उसको राशन मिल जाए जी। और आदेश ये भी दिया गया है कि उनका एम्प्लॉयर जो है उनका वेजेस भी दे दे। ये हो सकता है कि कई जगह जो है ठेकेदार जो है वो वेजेस नहीं दे रहा हो, लेकिन एज फार एज राशन इज कंसर्न्ड सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो इसके लिए आसान तरीका यही होगा कि आप हेल्पलाइन नंबर्स पे बता दीजिए, नहीं तो हमारा जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 112 और उस पर डायल करिए, 1 नंबर दबा दीजिए तो हम भी इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे मैंने अभी नंबर बता दिया, उस पर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और जरूर वी विल अटेंड टू इट। एवरी प्रॉब्लम पॉइंटेड आउट बाय एवरी सिटीजन विल बी अटेंडेड टू बाय द पुलिस। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24/7 लागू है, चला हुआ है। रात भर पुलिस के जो कर्मचारी है वो बैठते हैं। आप आधी रात को
12 बजे, 1 बजे, 3 बजे रात को फोन करके 112 में फोन करके देख लीजिए, देयर विल बी रिस्पॉन्स। तो इसलिए अगर किसी को राशन नहीं मिला, भूखा रहने का संभावना है, जरूर 112 नंबर या दूसरा जो व्हाट्सएप नंबर मुझे पे लगता है करिए। जो जिला जो है उनके जो डीसी हैं वहां पर उनको भी संपर्क किया जा सकता है। कई एनजीओ उनके साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा पैमाने इसमें बड़ा स्केल में जो हम लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पूरे देश में हो रहा है, प्रदेश में भी हो रहा है, कई जगह छोटा मोटा एबरेशंस हो सकता है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं लगता है कि महकमे के या सरकार के नोटिस में लाया जाए नोटिस में लाए तो वो तुरंत कार्रवाई होता है जी। तो जुड़ते हैं एक और व्यूअर से अपने। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं RM खन्ना बोल रहा हूँ। कहाँ से खन्ना साहब? मैं शिमला से बोल रहा हूँ जी, फरमाए। मैडम ऐसा है, मेरा मर्डी जी से एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी। मर्डी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इंश्योरेंस ऑफिस में काम करता हूँ। हाँ जी। और मेरा जो घर है शिमला में 14 किलोमीटर दूर है मेरे ऑफिस से। तो अब मेरे ऑफिस जो है एसेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है, तो मैं पैदल तो वहाँ आ जा नहीं सकता। तो अगर मैं अपनी गाड़ी से मूवमेंट करता हूँ तो मेरे को रोका जाता है रास्ते में कि अपने दिखाएं, अपना पास दिखाएं, और जो SP ऑफिस से इशू हुआ है। तो जब हमारी एसेंशियल सर्विसेज है तो हमारे आई कार्ड पे हमें मूवमेंट क्यों नहीं करने दिया जाता? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से डिपार्टमेंट्स के साथ ये है प्रॉब्लम। इसको मैं क्लियर कट बता देता हूँ जी। जो अगर पास है एसेंशियल सर्विस के लिए, गाड़ी ले जाने के लिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास नहीं है फिर भी आप एसेंशियल सर्विस मेंटेन करने के लिए अपना गाड़ी ले जाना चाहते हो, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जो भी है जी, वो एक लेटर दे दे कि ही इज वर्किंग इन आवर ऑफिस एंड ही इज ऑथराइज्ड टू ब्रिंग हिज व्हीकल फॉर मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विस। अच्छा। वो एक लेटर दे दे और लेटर के साथ ये उसका इनका नाम और आइडेंटिटी है वो भी जिक्र करे। और आप वो लेटर दिखाइए और आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, उसको हम मान रहे हैं। अच्छा। और जब जैसे बैंक एम्प्लॉइज बैंक में काम करते हैं तो हमारे से रिक्वेस्ट आया कि हमें पास लेने में दिक्कत आ रही है और हम इसको हमें अलाउ किया जाए। मैंने कहा बैंक मैनेजर से एक लेटर ले लीजिए ऑथराइजिंग कि दीज आर द पर्सन्स कमिंग इन दिस व्हीकल एंड दे शुड बी ऑथराइज्ड, एंड वो हम सिर्फ वो लेटर चेक करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे और अलाउ करेंगे। अच्छा सर, मेरे ख्याल में आई हैव आंसर्ड यू दिस क्वेश्चन। सर, एक और प्रॉब्लम है या मे बी मेरे जहन में है, क्लैरिटी होगी कि जैसे अब हम ऑफिसेज के लिए टैक्सीज बुक करते हैं या ऑलरेडी टैक्सीज हैं लगी हुई साथ में, जैसे इनोवा है, तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट 4 का हो सकता है डिस्टेंस देके, पर कई बार कहा जा रहा है नहीं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं बैठेंगे या 3 से ज्यादा नहीं बैठेंगे। अब अगर जैसे दूरदर्शन शिमला है, यहाँ से दूर जा रही है कहीं गाड़ी, मशोबरा साइड जा रही है, तो 3 लोगों ने उसी साइड जाना है या 4 ने जाना है, तो कितने लोग बैठ सकते हैं? रिलैक्सेशन कितने है? उस पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये भारत सरकार का आदेश है जी, ये हमारा आदेश नहीं है। भारत सरकार ने आदेश में लिखा है कि जो 2 व्हीलर है उसमें एक ही आदमी बैठ सकता है। वो इसीलिए है कि अगर वो पीछे दूसरा आदमी बैठेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का, संक्रमण का वैसे भी पर्पस ही खत्म हो गया। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो 4 व्हीलर में एक ड्राइवर आगे होगा, ड्राइवर ही होगा आगे, हाँ। और पिछले सीट में दूसरा आदमी बैठेगा और एक 4 व्हीलर में 2 ही लोग बैठेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अलाउ कर देंगे, हम ये कानून को थोड़ा सा दरकिनारे करके फिर भी हम अलाउ करते हैं। जो एसेंशियल सर्विस मेंटेन करने के लिए जाते हैं तो वो अगर थोड़ा सा जैसे तीसरा आदमी भी बैठ जाए या एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस में चौथा भी बैठ जाए, इतना तो गैप हो जाता है। मेरे ख्याल में कोई 0.25 मीटर या मे बी लेस देन ए मीटर डिस्टेंस तो सर आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा ये हम इतना हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये कानून तोड़ने की बात है पुलिस के लिए और कानून का पालना करने में हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं। लेकिन
एक गाड़ी में अगर डंप इतना ज्यादा लोग डंप करें, 5-6 बैठ हाँ, जाएंगे, अगर कह के कि बड़ी गाड़ी है हाँ, तो फिर हाँ सोशल जी, डिस्टेंसिंग 4 की जगह अगर 6 या 7 बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पस ही खत्म हो गया। और भारत सरकार का ये आदेश है सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये आदेश निकाला। जी जी जी। इसलिए जुड़ते मैं हैं इसे- एक और व्यूअर से। हाँ जी, जी। बताइए। हेलो हेलो। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ, नाम बताएं अपना। मैम मेरा नाम देवेंद्र है। कहाँ से बोल रहे हैं देवेंद्र जी? मैम अभी मैं इधर हरियाणा में हूँ। हरियाणा कौन सी जगह? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में मढ़ावाला में। जी जी बताएं। हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली मेरी मम्मी भी यहीं पे है जी, मेरी घर वाली भी यहीं पे है। वो मेरा हमारे साथ छोटा सा बच्चा है 8 महीने का। तो मैम पिछले महीने सैलरी मिली थी, 12,000 मेरी सैलरी है। अभी कंपनी बंद, तो हम यहाँ पे किराया भी देना मैम, और ऊपर से हमारे पास जो पैसे हैं वो खत्म हो रहे हैं। और मैम राशन भी मतलब राशन एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, अब तो दुकानदार को भी पैसे देने हैं सब। मेरे पास टोटली 5,000 बचा हुआ है। तो मैम अगर कल को कहीं घर भी जाना हो तो फिर मैम गाड़ी से भी नहीं है हमारे पास। तो आप कहाँ काम वहीं पे करते हैं कि हिमाचल में करते हैं? हिमाचल में करते हैं जी। तो आप वहाँ वैसे गए थे और वहाँ लॉकडाउन में हैं? हाँ जी, हाँ जी, लॉकडाउन में फंस गए जी। अच्छा, तो हिमाचल में कौन सी जगह से हैं आप? मैम मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, तहसील सुंदरनगर, और तलेली मेरा घर है। जी मरड़ी साहब, ऐसे बहुत से केसेस होंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि उनको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है जी, हमारी हमदर्दी भी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त जो एक आदेश है सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध भी किया है जी, उनका अनुरोध यह है कि किसी को नौकरी से ना निकाले, और इनफॉर्मली हम कह सकते हैं कि उनको जो सैलरी है वो लॉकडाउन पीरियड का दिया जाए। जी, और इनको जो अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर्स है जो जहां पे भी रहते हैं पंचकुला में जो भी है, और इनको राशन हरियाणा सरकार भी पहुंचवा रही है जी। और हेल्पलाइन नंबर्स को कांटेक्ट करिए तो कार्रवाई हो सकती है। इनका ये भी कहना है कि 5,000 रुपए हैं और वापस कैसे आएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा? पैसे ना बचे तो आने का मुश्किल। मैं समझ सकता हूं कि मुश्किल तो है, और उस वक्त तो कुछ ना कुछ इंतजाम करके निकलना पड़ना है। और कुछ पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट के तौर पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर इनका कोई हिमाचल में कोई है और वो ये समय है एक दूसरे की मदद करने मदद का अगर भी। कर सकते हैं तो कोई ना कोई मदद करेंगे, एक दूसरे का करते हैं। और थोड़ा डिजिटल पेमेंट करके भी हो सकता है। राशन अगर दुकानदार नहीं देता तो सरकार भी राशन दे रही है जी। और फिर भी ये समस्या अगर ये थोड़ा सा, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर बताया हमारा, इस नंबर पे अगर ये अपना तकलीफ जिक्र करेंगे, या हमारा हम 112 नंबर तो खैर हरियाणा में चले जाएगा वो, लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल थोड़ा सा लिखे तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इनके लिए जो भी मदद हो सकता है हम करेंगे जहां पे भी हो। जी जी। कि जैसे अब एक इनकी दिक्कत है, अन्य प्रदेशों में भी हिमाचल के हैं वहाँ पे लोग जो नहीं, वो सब जगह हेल्पलाइन नंबर्स बनाए हैं जी। और वो उन हेल्पलाइंस को हम कांटेक्ट करेंगे और इनका रिक्वेस्ट हम वहां पे फॉरवर्ड करेंगे और इसका कोशिश मतलब आपका करेंगे। आपस में कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन चला हुआ है इस तरह नहीं, पे? जितने भी जो हेल्पलाइन नंबर से हमने अपना फेसबुक में ही डाला हुआ है, ये नंबर है। अगर आप उस फेसबुक में जा सकते हैं तो इस आपको समय नंबर मिल हमारे जाएगा। व्यूअर्स देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो हमारे व्यूअर्स देख सक रहे हैं, पढ़ सक रहे हैं, तो नोट नहीं, करें। ये हमारा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो सरकार की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर घोषित किया अलग है से है। वो अलग से है, वो हर एक जगह का, हर एक राज्य के लिए अच्छा, है। जो वो हरियाणा के लिए होंगे, हरियाणा का भी है, वो हेल्पलाइन नंबर हमारा फेसबुक में डाले हैं। अच्छा, तो मैं इतना आदेश दे सकता हूं कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9459 उस पर अगर आप अपना दुख तकलीफ लिखेंगे तो उस राज्य के हेल्पलाइन में हम कांटेक्ट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इस आदमी को जो मदद हो सकता है करिए, और हम अपनी तरफ से तो पूरी प्रयास करेंगे। तो मरड़ी साहब, आपको वैसे अभी कहना तो बहुत मुश्किल है और शायद ठीक भी नहीं कि आगे चलकर कैसे क्या होने वाला है, परंतु क्योंकि आप सरकार के साथ जुड़े हैं और सारा कार्यभार संभाला हुआ है, तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो ये
अंतर्राज्य या डिस्ट्रिक्ट्स में आपस में कितना समय लगेगा, या धीरे धीरे ये सब नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन? अब इसके बारे में देखिए, सबसे पहले 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्तालाप करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। उस वक्त कुछ ना कुछ डिसीजन होगा और ये डिसीजन प्रधानमंत्री जी कन्वे करेंगे या भारत सरकार कन्वे करेगी। उसके उपरांत जो फेस बाय फेस मैनर पे हमको करना पड़ेगा, जो आदेश के मुताबिक जो भी आदेश होगा। रिसीव करते हैं कॉल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। कहाँ से? शिमला से बोल रहा हूँ मैम। जी जी, क्या करते हैं देवेंद्र जी? मैम मैं जॉब करता हूँ। ओके, फरमाएं। हाँ जी। जी मैम। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, पहले तो आपको बहुत सी बधाई कि आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बहुत से स्टेप उठाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे हिमाचली बच्चे बाहर फंसे हुए हैं, पर आपके विभाग में एक एसपी जिनके बच्चे दिल्ली से किन्नौर पहुंच जाते हैं, आपने सर उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया है जो नियमों के तहत करके उन्होंने ये किया है? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जब किन्नौर के जो स्थानीय विधायक जी ने जो इस बात का जिक्र किया है कि एसपी साहब के बच्चे आए हैं जी, मैंने तुरंत एसपी साहब को फोन करके कहा है कि इसके बारे में आपको जो कुछ कहना है आप मीडिया में ही इसको जवाब दे दीजिए, अपना वर्षन दे दीजिए, क्योंकि इसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी जी। जब विधायक जी ने डिस्क्लोज किया उसके बाद ही मुझे पता लगा, तो उन्होंने अपना वर्षन दे दिया था। अच्छा। लेकिन मीडिया में कुछ और बातें आई, उसके उपरांत मैंने एसपी साहब का, एसपी किन्नौर से एक रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट के अध्ययन करने के उपरांत जो उचित होगा वो करेंगे। हाँ। तो इस तरह से, और मैं एक स्पष्ट बात ये कहना चाहता हूं, हम पुलिस ऑफिसर का भी, अफसरों का जो पर्सनल कंडक्ट है दैट शुड बी अबव बोर्ड। कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। कानून पर हम भी कानून के अंदर ही आते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि हाउसो एवर हाई दाउ शैल बी, लॉ इज अबव यू। आप जितना भी ऊंचा है, कानून आपसे थोड़ा सा ऊंचा है। और इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर कानून है। कानून का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, सभी कानून के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए कोई एसपी कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। और इसी तरह एक और मुद्दा जो है काफी मात्रा में सोशल मीडिया में उठाया गया था, वो जो मंडी के मेंबर पार्लियामेंट जो आए थे, मैं इस पर एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो इस वक्त जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है, एमएलएस है, एमपीस है, ये भी अपना योगदान दे रहे हैं। इट इज नॉट दैट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन। कई एमएलएस जो है उनको भी देखना होता है कि जो एरिया में कई जगह राशन पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, और कई जगह राशन जो भूखे तो नहीं है, कई जगह देखना होता है कि डॉक्टर्स है या नहीं है, या वेजिटेबल्स फ्रूट्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन एम्बुलेंस आ रहा है नहीं आ रहा, और आइडेंटिफाई करना, बाहर से आने वाले भी देखते, दे आर अपनी योगदान वो दे रहे हैं, वो भी एक तरह से और ये कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, कोई भी पार्टी, सभी पार्टी वाले सब लोग, क्योंकि जो एमएलएस एमपीस लोगों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जब एक मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली से आते हैं, जैसे भी आते हैं, हमारा बैरियर पर एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल होता है, वो परमिट देखता है और वो ये सोचता है कि इनकी एक दायित्व बनता है लोगों से जुड़े रहे और लोगों का मदद करे। वो उसको बॉर्डर पर क्वारंटाइन करके वो क्या हासिल करेगा? अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके उन्होंने क्वारंटाइन भी किया, वो अपना फैमिली मेंबर्स तक नहीं मिले, वो आज तक नहीं मिले, वो एक अलग जगह पर अपने आप को क्वारंटाइन में किया, और थोड़ा सा लोगों का समस्या भी अटेंड करते हैं। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, वो दिए इसीलिए गए हैं कि ताकि वो लोग जनता का सेवा कर सके। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ एक एमएलए जो है रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उनको इतना ज्यादा फोन्स आ रहे हैं, वो अटेंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति एक बार हमने इलेक्ट किया तो कुछ हमको सम्मान भी करना चाहिए।
और मैं एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि वो एमपी को सड़क पे रोक के वहीं पे क्वारंटाइन करेगा, और वो ये कोई अफसरों का डिसीजन नहीं है। और कई अन्य लोगों को भी हमने अपना डेस्टिनेशन तक जाने दिया है और वो अपना घर तक जाके क्वारंटाइन किए हैं। जहां पे हमें एक्सोडस हुआ है, लार्ज स्केल में लोग आने लगे, तो हमें ये करना जरूर पड़ा कि बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन करके एक मैसेज भी देना पड़ा कि इस तरह करे तो यही किया जाएगा। जी, बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में मालूम है कि आपने घर तक लोगों पे नजर रखी है, जो बाहर विदेश से आए हैं या दूसरे राज्यों से आए हैं, फोन कर करके आप के महकमे वाले पता करते रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप सही हैं, और वो घर पर ही रहे, ये सुनिश्चित किया गया है। तो हम भी सुनिश्चित करते हैं कि कॉलर वेटिंग में है। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं सुरजन कपूर बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। जी बताएं। मर्जी साहब से बात करनी जी, प्लीज कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपसे पूछना चाहता हूँ मर्जी साहब से ना। हाँ जी। हमारा ढाबा है नेशनल हाईवे पे, हाँ जी। नोटिफिकेशन आई खोलने की। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोले। हमारा ढाबा है जी नेशनल हाईवे पे। हाँ जी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बोल रहा हूँ, सुरजन कपूर। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछे, क्या पूछ रहे हैं? तो हम कब से खोल सकते हैं जिसकी नोटिफिकेशन कुछ है केंद्र सरकार? अच्छा, कोई नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हाईवे में ढाबा खोलना चाहते हैं तो तुरंत खोलिए। वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। किसानों के लिए भी तो अगर कोई पुलिस वाला इसके बारे में पूछेंगे तो सीधा मुझे फोन करिए, और कोई नहीं पूछेगा। ढाबा खोल सकते हैं, ढाबा खोल सकते हैं। और हाईवे में ढाबा खोलना, रिपेयर शॉप खोलना आवश्यक भी है। जी, मर्जी साहब, किसानों के लिए भी कुछ विशेष इसमें है? मैं ये कह सकता हूं कि भारत सरकार की तरफ से जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए कोई भी मूवमेंट करना हो या किसी भी तरह का जो कार्य है उसको करना हो, तो पूरी तरह से सुविधा दी गई है। इसको रोकने का, किसी तरह से रोकने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मर्जी साहब, अभी कल ही मुझे सुनने में आया कि 5 लाख बॉक्सेस चेरीज के यहाँ पर हैं जो मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे। तो जो इस तरह से हमारे बागवान हैं, किसान हैं, अगर उनका प्रोड्यूस मार्केट तक नहीं आएगा तो किस तरह से संभव हो पाएगा? इसके लिए कोई कुछ कर सकते हैं, कोई पॉलिसी? भारत सरकार का जो अनुरोध है कि जहां पे प्रोडक्शन है वहीं से जो आड़ती है वो जाके कलेक्ट करना है। जी। ये कितना हद तक संभव होगा मैं कहना मुश्किल है जी। लेकिन मेरे ख्याल में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है अगर मंडी तक पहुंचवाना है तो इस पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और पुलिस की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन है, हम नहीं रोकेंगे। और आपसे ये मैं जान, कोई कॉल वेटिंग अगर ना हो तो आप प्रश्न जारी रखते हैं? जी, अभी लगता है नहीं है। मर्री साहब, ये बताएं कि बिकॉज यू गेट द फीडबैक कि लोगों का क्या रिस्पांस है या रिएक्शन है, आर दे रिएक्टिंग और दे रिस्पॉन्डिंग टू द लॉकडाउन, तो आपको क्या फीडबैक आ रही है कि हिमाचल के जो निवासी हैं वो कितने टॉलरेंट हैं? मैं कह सकता हूं कि हिमाचल के लोग जो है 99.99% जो है लॉकडाउन को पूर्ण रूप से पालना कर रहे हैं। सरकार की एफर्ट्स को, भारत सरकार की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये उन्हीं के भलाई के लिए है और पूर्ण रूप से कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एक समस्या खड़ा होती है और उसके बारे में हम टाइम टू टाइम लोगों से अनुरोध करते हैं, हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं और गाइडेंस भी अपनी तरफ से देते हैं, रूल्स के बारे में बता देते हैं या प्रोसीजर्स के बारे में बता देते हैं। और मैं लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, इनकी योगदान से ही हम बहुत कड़ाई से इसको पालना कर पाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इनफैक्ट जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन पीरियड है वो 6 घंटे का रखने के लिए मैं ही कोशिश कर रहा था। मैंने ही एक दिन 6 घंटा रखा था, सुबह जल्दी शुरू करके। लेकिन मैं हैरान इस बात का हूं कि पूरे प्रदेश में लोगों ने एकदम अनुरोध किया है कि 6 घंटा ज्यादा है, आप सिर्फ 3 घंटा ही रखना है। कई बार तो ये भी आया कि एक दिन ऑल्टरनेट डे पे करें। हाँ, इसको अपोज लोगों ने किया है। अभी उत्तराखंड में अभी भी 6 घंटा है, लेकिन हिमाचल के लोगों ने अपोज किया है कि 6 घंटा नहीं रखें। केसेस भी आ गए, देहरादून को आप देखिए, वो हो नहीं, उधर भी बहुत ज्यादा केसेस उनका भी नहीं है, लेकिन हिमाचल के लोग चाहते थे कि 3 ही घंटा रहे। कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो
हेलो जी, लगता है कुछ आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक जी। तो अभी तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जी। मर्री साहब, अब अगर हमने वो पहलू नहीं छेड़ा आपका या छुआ, जो एक जिसको कहते हैं ना, एक छिपा हुआ कोमल हृदय, एक इस कठोर तो नहीं कहूंगी बट स्ट्रिंजेंट प्रोफेशन के पीछे जो है, तो एक जब हम अध्यात्म की बात करते हैं और आज की सिचुएशन के साथ उसको जोड़ते हैं, तो उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, मैं तो मैं जो जानता हूं उसको बताने का कोई मेरा मंशा नहीं है, ना इरादा है। बट हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए सोच रहा हूं कि इस लॉकडाउन के टाइम में एक मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं जी, और एक मोटिवेशन करना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। और हमें कहा गया था कि जो राज्य के डीजीपी यूनिफॉर्म पहन के प्रेस ब्रीफिंग करे, उसी आदेश के मुताबिक मैं ये करना शुरू किया जी। और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देने के उपरांत मैंने उचित समझा कि थोड़ा सा लोगों को इस हालात में 1-to-1 कनेक्ट करें हम, बिल्कुल। और लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट आपके साथ, बहुत कनेक्ट। आपने देखा अभी कॉल्स हमें आई हैं व्यूअर्स की, तो उन्होंने जिक्र किया, वो आपको सुनते हैं। हाँ, वो उनका ग्रेटनेस है, वो सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जी। तो मैं अपना सिर्फ फर्ज निभा रहा हूँ। मैं इस वक्त ये आवश्यक समझा कि मैं जो कुछ थोड़ा बहुत इसका बता सकता हूँ, तो किसी को कुछ फायदा हो जाए तो हो जाए। तो मर्री साहब, व्हाट शुड बी द लर्निंग? इसमें से हम क्या सीख के उभरेंगे, क्या लगता है आपको? बहुत सारी चीजें हम इस अवसर पर सीख सकते हैं। एक तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका है जी। आत्म चिंतन हम कर सकते हैं जी, और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं जी। और घर में रह के किताबें पढ़ सकते हैं हाँ। और म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, फिटनेस योगा का करें, ध्यान कुछ रखें, जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग करे, योगा करे। देयर आर म्यूजिक वीडियोस, उसको देख के आप खुद नाच सकते हैं। और अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, इम्यूनिटी पे ध्यान देना। जो स्ट्रेस और टेंशन जो है, वो कभी जो एंजाइटी है, वो इम्यूनिटी को कम करता है। इसलिए थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले ले। और ये जो हैट्स ऑफ टू यू, मतलब आप इतने कूल रहते हैं, और हम एक वैसे भी झल्ला जाते हैं, आम आदमी इस सिचुएशन में थोड़ा सा पर्टर्ब हो जाता है, बट यू आर ऑलवेज काम, कंपोज्ड एंड सरीन, और इस सिचुएशन में भी आप वैसे ही नजर आ रहे हैं, तो सल्यूट। चलो, ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है जी। और कभी भी एग्जाइट होने की या पर्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा है कि जो होता है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये भगवान का मर्जी है, जो होगा वो होते रहेगा जी। उसका हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और हम अपने व्यूअर्स को आज इस कार्यक्रम के जरिए ये भी एक मैसेज देंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है और हम कामयाब हुए हैं, और हम होंगे कामयाब, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि जब ऐसे अफसर हमारे साथ हैं, ये जो महकमा है इस तरह से आगे इस चुनौती को फेस कर रहा है, सरकार के नेतृत्व में गाइडलाइंस के माध्यम से, और आयुष मंत्रालय भी अपनी गाइडलाइंस दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी, बस करना सिर्फ ये कि हमें उन्हें फॉलो करना है, घर पर रहना है, निरंतर घर पे बने रहना है, अपनी फिटनेस पर, अपनी इम्यूनिटी पे और अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो निसंदेह ये सृष्टि भी एक बहुत ही नीट एंड क्लीन, हम नेचर को ये हमें आलिंगन में लेकर आगे बढ़ेगी। आई थिंक नेचर इज ऑल्सो वेटिंग फॉर अस टू बी आउट एंड एम्ब्रेस अस। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। बहुत सारे सबक हमें इस अवसर पर मिलता है, सबक मिलता है जी। और अपने आप को इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका है जी। बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन हम कर सकते हैं जी। और अंत में अगर बिफोर क्लोजिंग मैं बिल्कुल। एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो बड़े पैमाने पर जब लॉकडाउन होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर एबरेशंस पुलिस से भी होती है, और कहीं ना कहीं पुलिस के लेवल पे भी कोई पिक एंड चूज भी हो सकती है, किया भी होगा। अगर पुलिस वालों ने कोई गलती की, मेरे सबॉर्डिनेट्स ने किसी भी तरह से लोगों के साथ व्यवहार गलत किया, तो मैं पुलिस विभाग की तरफ से उन लोगों से माफी मांगता हूं। सर प्लीज, और मैं आप ये ऐसा उम्मीद ना करता कहिए, हूं वी कि आर हियर हमारी टू मंशा थैंक यू। ऐसा नहीं है नहीं, हम और बाय एंड लार्ज हमारा पुलिस फोर्स बहुत अच्छा है बिल्कुल। और वो मेहनत कर रहे हैं जी। और एबरेशंस के लिए मैं
लोगों से माफी जी, मांगूंगा। हम समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपको धन्यवाद करते हैं Thank you. और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपके नेतृत्व में हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चलते चलते हम अपने व्यूअर्स से यही कहेंगे कि कौन कहता है कि जुदाई होगी, कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये अफवाह किसी और ने उड़ाई होगी। हम आपके दिल में रहते हैं, कम से कम इतनी जगह तो हमने अपनी वहां बनाई होगी। तो मर्री साहब, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंतजार रहेगा कि एक बार फिर आप आए और आपसे हम रूबरू हो सके। बिल्कुल आऊंगा मैं जी, और इस कामना के साथ कि जल्दी सुचारू रूप से जीवन फिर आगे बढ़े, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने व्यूअर्स का भी। थैंक यू सो मच। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और हम इस कष्ट को आराम से झेल सकते हैं। धन्यवाद। जी।